देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो हम लोग एनपीओ जो कर रहे थे ये हम लोग का आज कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग का एक क्वेश्चन 3 इलस्ट्रेशन 8 और जो भी ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला है, समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी। ठीक है तो ये मेडिकल जो है मेडिकल के लिए बना हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2020 वेयर एज फॉलो समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब कैश बुक। ठीक है ये नीचे ये समरी है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। लेकिन अभी तक हमें समरी जो है एक फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है, जैसे अकाउंट्स में टी शेप में फॉर्मेट होता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का, तो वो टी शेप फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है। बट ये जो है ये फॉर्मेट में नहीं है, इंफॉर्मेटिव मोड में है। मतलब इंफॉर्मेशंस दिया हुआ है लाइन बाय लाइन। ठीक है इंफॉर्मेशंस दिया हुआ है लाइन बाय लाइन। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक बार रीड कर लेते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस इन हैंड, मतलब अगर ये फॉर्मेट में होता तो सबसे पहले यही रहता। ठीक है वैसे ये प्रिपेयर करने बोला है तो अभी यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, करके दिखा देंगे, करना तो है ही, सोल्यूशन में तो दिखाना ही है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है इसे हमें फॉर्मेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है अब इसमें है क्या, सब्सक्रिप्शन 50,000, डोनेशन 15,000, रेज्ड फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो ये डोनेशन जो है ये बता दिया है कि ये डोनेशन, देखो डोनेशन ये स्पेसिफिक नहीं है, पता चल रहा है क्योंकि इसके आगे कोई नाम ही नहीं है या फिर इसके पीछे भी नाम नहीं है। जैसे डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स हो गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग डोनेशन, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है तो इसका मतलब ये रेवेन्यू, मतलब ये कैपिटल स्पेसिफाइड नहीं हुआ, बेसिकली ये स्पेसिफाइड डोनेशन नहीं हुआ। ऊपर से ब्रैकेट में लिख दिया है रेज फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये हम लोग का जो है इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। मतलब इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे करने के लिए अगर डोनेशन मिला है तो ये रेवेन्यू नेचर का है। बाकी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में तो आएगा ही, क्योंकि हम लोग जब डोनेशन रिसीव कर रहे हैं तब हमारा एंट्री क्या होगा, कोई भी डोनेशन दिया तो हम लोग तो ऐसा एंट्री करेंगे ना, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। अब इसके बाद आता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या करे, इस डोनेशन को कहाँ दिखाए। ये तो हम लोगों ने कैश बुक में दिखा दिया, मतलब यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, तो कैश बुक यानी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में तो ये आएगा ही आएगा, चाहे डोनेशन ये रेवेन्यू वाला होता या कुछ और होता। लेकिन अब इसको दिखाए कहाँ, बैलेंस शीट या इनकम एक्सपेंडिचर, वो बात यहाँ क्लियर कर दिया है। क्योंकि डोनेशन को लेके काफी ये रहता है ना कि कहाँ दिखाना चाहिए कहाँ नहीं, क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है, क्या ट्रीट करे। तो यहाँ तो बता ही दिया रेवेन्यू है तो मतलब पक्का पक्का ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं 9,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इतना रिसिप्ट, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट का समरी है ना, मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो रिसिप्ट ही होगा, वो तो पेमेंट होगा नहीं। तो ये पैसा जो है अर्न हुआ है 9,000। ठीक है पेमेंट फॉर मेडिकल सप्लाई, मेडिकल सप्लाई, अब मेडिकल रिलेटेड काम है इनका, तो मेडिकल सप्लाई के लिए किसको देंगे, सप्लायर को, यानी क्रेडिटर को 30,000 पेमेंट किया गया है। तो ये चला जाएगा हमारा, मतलब पेमेंट फॉर मेडिकल सप्लाई वाल मतलब सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, मतलब ये आ जाएगा पेमेंट साइड में। ऑनरेरियम दिया गया है डॉक्टर को, तो ये भी एक्सपेंसेस होता है। ऑनरेरियम का मतलब होता था कि अगर कोई भी पर्सन, नॉर्मली वो मेंबर नहीं है हमारे एनपीओ का, फिर भी अगर अपने मतलब अपने मन से, ठीक है, मतलब किसी के बात में नहीं आके या फिर कोई मेंबर नहीं होने के बाद भी अगर किसी तरह से एनपीओ को अपना मतलब अपने तरफ से हेल्प करता है तो उन्हें चाहे तो एनपीओ ऑनरेरियम दे सकती है। तो ऑनरेरियम दिया गया है 10,000, सैलरी 28,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट परचेस, चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी शो कलेक्शन। तो जैसा जो है वो हम लोग बना लेंगे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट को, मतलब इनकम को जो भी रिसिप्ट हुआ है उसे रिसिप्ट साइड में, जो भी पेमेंट हुआ है पेमेंट साइड में दिखा देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन से सब्सक्रिप्शन, हाँ बोलो। मैम ये सम्स हो चुका है। नहीं ये वाला नहीं हुआ है। गुड इवनिंग शुभजीत। गुड इवनिंग मैम। ये वाला तो नहीं हुआ, ये दो ही बाकी था, ये नहीं हुआ है, ये दो ही बाकी था। इसके अलावा बाकी सारा ही हो गया, बस ये दो ही बाकी है। सब्सक्रिप्शन ड्यू 1,500, 2,200, क्या हम सही करवा रहे हैं, तो ये बाकी है तो दो, ये वाला देख लो ना, मुझे तो लगता है यही वाला बाकी है, ये और 8, यही वाला बाकी है।
सब्सक्रिप्शन ड्यू, ठीक है, ये ओपनिंग और ये है क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये ओपनिंग क्लोजिंग। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ये हम लोग का जो है ओपनिंग और क्लोजिंग वाला दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2020, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले बनेगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020। December 2020। रिसिप्ट पेमेंट, एक तो ये अकाउंट बनने वाला है हम लोग का। अच्छा, दूसरा बनेगा इनकम एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट पेमेंट आई होप कि इतने में हो जाना चाहिए, ज्यादा कुछ तो है नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020। एक्सपेंडिचर, यहाँ पर दो अमाउंट का कॉलम इसीलिए बना लेना चाहिए क्योंकि एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पर होता है, क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है, ठीक है। अच्छा, ये बन जाएगा यहाँ पर हम लोग का। और अगर जगह लगे तो मुझे नहीं लगता, इसमें हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। रिसिप्ट पेमेंट हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, और क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है? बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2020। यहाँ पर बनाते हैं बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज, एसेट। अच्छा, यहाँ पर बन जाएगा हम लोग का बैलेंस शीट। अब इसके बाद हम लोग जो भी वर्किंग नोट वगैरह बनाना है वो यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ओपनिंग कैश बैलेंस, तो टू बैलेंस बीडी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कैश, ठीक है। ये है कैश इन हैंड 8000। इसके बाद बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन 50,000, तो यहाँ पर लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। डोनेशन 15,000 टू डोनेशन, ठीक है। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा, ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। लेकिन रिसिप्ट पेमेंट में तो इररेस्पेक्टिव ऑफ रेवेन्यू या कैपिटल सभी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15,000, ये इनकम हुआ। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी इनकम है। तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000। अच्छा, इसके बाद पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई मेडिसिन सप्लाई,
30,000। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है ऑनरेरियम टू डॉक्टर, तो बाई ऑनरेरियम ये बनाना तो सबसे आसान है, क्योंकि हमारा पेमेंट जिधर हुआ है पेमेंट साइड में लिखो, इनकम चेक भी नहीं करना है कि कौन से पीरियड का है या फिर हम लोग का नेचर क्या है, कोई भी नेचर का हो कोई भी पीरियड का हम लोग लिख सकते हैं। सैलरी 28,000। अच्छा, इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000। इक्विपमेंट परचेस 15,000। इक्विपमेंट परचेज 15,000। अच्छा, इसके बाद बोला है चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी शो कलेक्शन, चैरिटी शो एक्सपेंस 1,500 बाई चैरिटी शो एक्सपेंस 1,500। चैरिटी शो एक्सपेंस 1,500 और चैरिटी शो कलेक्शन मतलब इधर होगा टू चैरिटी शो कलेक्शन 12,500। ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मली हमें यहाँ क्या मिलना चाहिए, सारे एक्सपेंसेस दे दिया गया, इनकम दे दिया गया, कैश इन हैंड भी दे दिया है, मतलब हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालना पड़ेगा जो यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। मैम 94,500। हाँ बोलो, कितना आ रहा है? 94,500। अच्छा, क्लोजिंग आ रहा है 9,000। 9,000। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर तो हम लोग का 94,500 आएगा और बैलेंस करके देखेंगे तो बैलेंस आ रहा है बाई बैलेंस CD। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और ये बैलेंस करके आ रहा है 9,000। ठीक है, बैलेंस करके 9,000 आ रहा है। तो ये हम लोग का बन गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चन में ना ये वाला गिवन रहता है। ठीक है, इसको देख के ही हम लोग अपना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और साथ ही साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है तो वो देखते हैं। जैसे देखो, मेडिसिन सप्लाई, ये एक्चुअली सप्लाई बोल के लिखना नहीं चाहिए, मुझे लिखना चाहिए पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई। ठीक है, ये हो जाएगा बाई मेडिसिन सप्लायर बाई पेमेंट टू, ये पेमेंट लिख देते हैं ब्रैकेट में। मेडिसिन सप्लाई जिन्होंने किया है उनके लिए पेमेंट, मेरा जगह नहीं है, तुम लोग पूरा लिख लो। ठीक है, बाय पेमेंट टू मेडिसिन सप्लायर, तो ये क्रेडिटर को हम लोगों ने पेमेंट किया है तो वो थोड़ी ना इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग का क्या आता है, रेवेन्यू, जो भी इनकम या एक्सपेंसेस है वो हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारे बैलेंस शीट से रिलेटेड है, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है तो क्रेडिटर मेरा कम होगा, तो ये क्रेडिटर से रिलेटेड पॉइंट है और ये कैश को इम्पैक्टफुल करेगा। उसके बाद है ऑनरेरियम, तो क्या ऑनरेरियम हम लोग लिखेंगे? हाँ लिखेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड क्या लिखेंगे, क्या मेडिसिन सप्लाई से रिलेटेड कुछ भी हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा? सोचो, मेडिसिन सप्लायर को ये पेमेंट किया गया है तो अगर इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है तो वो ये दिखाना चाहिए कि कितना मेडिसिन इस बार कंजम्पशन हुआ है, मेडिसिन का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा दिखा सकते हैं। तो उसके लिए देखो, मेडिसिन जब हम लोग एक्चुअली यहाँ पर ये वाला डेटा जो बनाए हैं, यहाँ पर जब मेडिसिन सप्लाई पढ़ेंगे पहले हमें देख लेना चाहिए कि एडिशनल इंफॉर्मेशन किस बात का है, सब्सक्रिप्शन पे है, मेडिसिन और मेडिसिन सप्लाई का जो अमाउंट ड्यू है उस पे है, मतलब ये बन गया क्रेडिटर का बात हो रहा है। ठीक है, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई मतलब क्रेडिटर कितने कितने का, ये ओपनिंग या क्लोजिंग, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना कितना है। तो ये दोनों अकाउंट जब हम लोग फॉलो करेंगे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना कंजम्पशन हुआ है जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, और इक्विपमेंट का वैल्यू यहाँ से यहाँ चेंज हुआ है, मतलब दिख रहा है परचेज हो सकता है। और यहाँ पर बोल रहा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग का वैल्यू जो है ये यहाँ पर 50,000 से 48,000 हुआ है, मतलब डेप्रिसिएशन लगा होगा। ठीक है, तो इसका अकाउंट बना ले वर्किंग नोट में, सब्सक्रिप्शन का, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का और ये सारी चीजों का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सब्सक्रिप्शन।
टू बैलेंस बीडी। तो सब्सक्रिप्शन है 1500 ड्यू बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, ये एडवांस लिया गया है, एडवांस 1200। अच्छा, और क्लोजिंग का 2200 ड्यू है बाई बैलेंस सीडी 2200 और टू बैलेंस सीडी करेंट का है 700। अच्छा, रिसिप्ट पेमेंट से हमें पता है कितना है, बाई कैश बोल के लिख देते। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट देखो यहाँ पर दिख जाएगा, सब्सक्रिप्शन 50,000, ठीक है, सब्सक्रिप्शन बन गया 50,000। तो ये टोटल करने पे हो जाएगा 52 और 3 53,400। 53,400 माइनस 1,500 माइनस 700, 51,200 हो रहा है, ठीक है, 51,200 ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैपिटल फंड तो नहीं है ना, ये हम लोग के क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बनाएंगे वहां पर चला जाएगा। ये रिसिप्ट पेमेंट में ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रांसफर कर रखा है, अभी ये इनकम एक्सपेंडिचर में करेंगे। बेसिकली जो वर्किंग नोट बनता है ना, उसका जितना भी डेटा रहता है वो हर जगह पे पोस्ट हो जाता है, ठीक है, हर जगह पे कहीं ना कहीं पोस्ट हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन का यहाँ लिख लेते हैं बाई इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 1 51,200। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के बाद है डोनेशन। तो डोनेशन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो डोनेशन हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, और बताया ही था कि रेवेन्यू खर्चे के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग का आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 जो है, ये भी हम लोग का क्या है, इनकम है, इसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, ये कुछ ड्यू है कि नहीं इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला है, यानी जितना मिलना चाहिए था उतना ही मिला है, यही मान के चलेंगे। ना तो कोई प्रीपेड है, ना तो कोई हम लोगों का ड्यू है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये देखो, ये पॉइंट लिख दिया, ये पॉइंट लिख दिया, ये पॉइंट, ये तो बैलेंस शीट में जाने वाला है, ठीक है। चैरिटी शो कलेक्शन ये भी लिख लेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई चैरिटी शो कलेक्शन। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि जितना पैसा चैरिटी शो कलेक्शन से कलेक्ट होने वाला था पूरा का पूरा रिसीव्ड है, ठीक है, ना तो एक्स्ट्रा रिसीव्ड है ना तो कम रिसीव्ड है, इसीलिए। अच्छा, मेडिसिन सप्लाई, इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास जो है दो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 स्टॉक ऑफ मेडिसिन और अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। तो इसका मतलब क्रेडिटर अकाउंट हो गया, ठीक है। अब स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस देखते हैं। पहले हम लोग के पास कितना स्टॉक था, 10,000 टू बैलेंस बीडी, ठीक है, 10,000 का स्टॉक था। अच्छा, करेंटली अभी 15,000 का स्टॉक बचा हुआ है ऐसा बोला जा रहा है, इसका मतलब जरूर परचेज हुआ होगा तभी स्टॉक 10,000 से 15,000 हुआ है, ठीक है। मतलब परचेज का हमारे पास एक डिटेल्स आना चाहिए, एक 9,000 एक 13,000 है अमाउंट ड्यू, तो ये क्रेडिटर है। तो बाई बैलेंस बीडी स्टार्टिंग में 9,000 रुपीज का क्रेडिटर था और एंडिंग में क्रेडिटर बना है हम लोग का 13,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अपना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में एक बार देखते हैं कि पेमेंट टू सप्लायर यहाँ पर बताया गया है 30,000। 30,000 सप्लायर को पेमेंट किए, क्रेडिटर को पेमेंट करने से एंट्री होता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश, ठीक है।
30,000 पेमेंट हुआ है। तो इसका मतलब क्रेडिटर को देना चाहिए था 9,000, हम लोगों ने 30,000 दे दिया। कोई पागल थोड़ी ऐसे दे देगा, मतलब कुछ परचेज हुआ होगा तभी दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, ये टोटल करने से 43,000, यहाँ पर 43,000, तो 43 माइनस 9, तो ये कैलकुलेट हो रहा है, हाँ 34 बाई परचेज, ठीक है। इसको क्या लिखना पड़ेगा, परचेज। ये एक्चुअली मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए था, लेकिन ये बाई परचेज हो रहा है, क्योंकि क्रेडिटर का फर्स्ट एंट्री क्या होता है, परचेज टू क्रेडिटर। ये देखो 9,000 बाकी था, कोई 30,000 क्यों पे करेगा, ऑब्वियसली उसने परचेज किया होगा। मतलब क्या हुआ, 30,000 पेमेंट किया है किसने, मतलब ये जो सोसाइटी है मेडिकल, जो मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करती है, इन्होंने 30,000 पेमेंट किया, उसके बाद भी इनका 13,000 बाकी दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब पहले 9,000 बाकी था, तो ऑब्वियसली पहले वाला पहले सेटल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 21,000 का जो है इन्होंने परचेज किया है, ऐसा हमें लग सकता है कि 30,000 पेमेंट किए हैं और पहले 9,000 बाकी था, मतलब पहले का तो पहले ड्यू जो है वो हम लोगों ने पे कर दिया होगा, और 21,000 ये प्रीवियस वाला पेमेंट के लिए और ये करंट ईयर वाले पेमेंट के लिए। लेकिन अगर पूरा ही पेमेंट हो जाता तो बाकी तो नहीं दिखता ना, मतलब 21,000 पेमेंट करने के बाद भी 13,000 दिख रहा है, ये तो प्रीवियस वाला था। तो इसका मतलब हम लोगों ने एक्चुअली कितने का खरीदा होगा, 34,000, ठीक है। बिना अकाउंट बनाए, मतलब जिनको अकाउंटिंग टेक्निक नहीं आता है तो वो तो ऐसे कर सकते। तो ये देखो, मतलब हमें तो आता है, आना भी चाहिए। हम जस्ट एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं यहाँ पर कि 9,000 पेमेंट करना बाकी था, लेकिन पे किए हैं 30,000, उसके बाद भी 13 बाकी दिख रहा है, मतलब परचेस किए होंगे और परचेस निकल के आता है 34,000। अब ये कहां पर दिखाएंगे, स्टॉक अकाउंट में। देखो परचेस करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा, ये यहाँ पर कैसे करके दिखेगा, यहाँ पर ये दिखेगा टू, ऐसे करके दिखेगा टू परचेज, ठीक है। ये बाई परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिख सकते हो, तो टू परचेज बोल के यहाँ पर आ जाएगा कितना, 34,000, ठीक है। ये तुम लोग टू क्रेडिटर भी लिख सकते हो, टू परचेज क्रेडिट, मतलब क्रेडिट परचेज है, ठीक है, क्रेडिट परचेज है। मतलब ऐसा मत सोचो ये बाई परचेज है मैंने टू परचेज लिख दिया, हम लोग का तो क्रॉस पोस्टिंग होता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो ये हो जाएगा बाई स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिए हाइफन दे के परचेज, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, बाई स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन बढ़ेगा ना, स्टॉक आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऐसे परचेज, ठीक है, परचेज हुआ है। अब ये क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, टू अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन, मतलब टू क्रेडिटर परचेज बोल के, अगर चाहो तो ऐसे लिख लो, वर्किंग नोट है उतना कोई मैटर नहीं करेगा, यहाँ पर टू क्रेडिटर। अब इतना बड़ा नाम लिखे, क्रेडिटर लिख देते, क्योंकि इसका मतलब तो क्रेडिटर ही होता है। 44,000, अच्छा यहाँ पर तो ये 34 नहीं आ रहा है क्या, हाँ 34 ही तो आ रहा है, 44,000, ठीक है। 44,000, 44 माइनस 15, 29, तो ये आ रहा है बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन कि हम लोगों ने कितना मेडिसिन कंजम्पशन किया है, क्योंकि इनका सर्विस ही वही है, मेडिसिन वगैरह फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट देता है। तो ये जो है ये कंजम्पशन निकल के आया है, मतलब 10,000 का स्टॉक था और भी 34,000 का स्टॉक परचेज किया गया, ये हमें पता चला। तो स्टॉक 44,000 होना चाहिए, लेकिन दिख रहा है सिर्फ 15,000 का स्टॉक बचा हुआ है, मतलब कंजम्पशन कितना होगा, क्योंकि यहाँ तो सेल नहीं हो रहा है, ये लोग तो मेडिसिन खरीद के किसी को बेच थोड़ी ना रहा है, ये लोग सर्विस, मतलब सोसाइटी बनाए ना, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो लोगों को 29,000 का मेडिसिन अभी तक इन्होंने खर्चा कर दिया है लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये 29,000 हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे खर्चे में सबसे पहले टू मेडिसिन कंजम्पशन, वर्किंग नोट नंबर 2,
29,000, ठीक है। अब इसका भी देखो कहाँ कहाँ जाएगा, ये भी हम बता देते हैं। ये जो है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बोल के, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा, और ये वाला जो है, ये वाला जो अमाउंट है 29,000, ये मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में सेंड कर दिया है, ठीक है। ये तो हमारा न्यूट्रल हो जाता है, ये एक बार डेबिट हो रहा है, ये एक बार क्रेडिट हो रहा है, मतलब कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये वाला ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और ये वाला हम लोग ऑलरेडी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह से होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेडिसिन के बाद ऑनरेरियम, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ऑनरेरियम 10,000। सैलरी, सैलरी पे भी किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये डायरेक्टली लिख देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। 1,000। अच्छा, इसके बाद इक्विपमेंट परचेज, ये यहाँ पर नहीं आएगा, इक्विपमेंट परचेज किए हैं, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन आ सकता है। चैरिटी सो एक्सपेंसेस ये लिख देते हैं, उसके बाद इक्विपमेंट वाला देखेंगे। चैरिटी सो एक्सपेंस 1,500, ठीक है। इक्विपमेंट परचेज बैलेंस शीट में जा सकता है, यहाँ तो नहीं आएगा, बट इक्विपमेंट में कुछ एडजस्टमेंट है तो हम लोग उसका अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट लिखेंगे। एसेट का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। अच्छा, 21,000 और 30,000, मतलब समझ में आ रहा है परचेस हुआ है और इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि परचेस हुआ है, तो टू कैश 15,000 का परचेज हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से, और ये देखो पेज नहीं पलटते, यहाँ से दिखा देते 15,000 हम लोगों ने वहां पर लिख रखा था, तो इसीलिए जो है एसेट का वैल्यू जो है हम लोग का इंक्रीज हुआ है। तो इक्विपमेंट जो है ये बनना चाहिए कितना, 36,000 का, बट दिख रहा है कितना, 30,000 का। तो बाकी अमाउंट क्या हुआ होगा, क्योंकि परचेस तो हम लोगों ने लिख डाला, तो बाकी क्या है, डेप्रिसिएशन हुआ होगा, एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, बेसिकली इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, ठीक है। मतलब इसको अगर हम लोग चाहे तो बाई डेप्रिसिएशन बोल के लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसे डेप्रिसिएशन लिखेंगे, बैलेंस करके आ जाएगा 6,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन को जब ट्रांसफर करते हैं, पहले एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन टू एसेट, उसके बाद ट्रांसफर एंट्री होता है। तो ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में, जैसे नॉर्मली पीएल में ट्रांसफर होता है। तो टू क्या हो जाएगा, टू डेप्रिसिएशन, ये देखो ये इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये हम लोग के क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू दिखेगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट में ये वैल्यू दिखेगा इक्विपमेंट बोल के, और ये वाला रिसिप्ट पेमेंट में दिखेगा जो ऑलरेडी ट्रांसफर है, ये अभी ट्रांसफर कर देंगे, ये दोनों बैलेंस शीट के टाइम पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन लिखेंगे 6,000 इनकम एक्सपेंडिचर में, टू depreciation on equipment 6,000। और एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का दिख रहा है 50 से 48 हुआ है, कुछ परचेज वगैरह है नहीं, तो 2,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है, फिर भी हम अकाउंट एक बार बना देते हैं। ये देखो बिल्डिंग, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, तो 50,000 और 48,000। अब देखो इस पे कोई बोला नहीं है परचेज हुआ है कुछ और हुआ है, तो इसका मतलब वैल्यू कैसे कम हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया है, बाई डेप्रिसिएशन। ये कहाँ जाएगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये दोनों पॉइंट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, ये दोनों पॉइंट एक ओपनिंग बैलेंस शीट का वैल्यू होगा बिल्डिंग का, और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट का वैल्यू होगा। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,000, ठीक है।
अच्छा अब देखते हैं सरप्लस हो रहा है कि डेफिसिट हो रहा है, टोटल करते हैं, इधर ही ज्यादा आएगा। 51,200 प्लस 15,000 प्लस 12,500 प्लस 9,000, 87,700। देखो कितना आ रहा है, 2 सरप्लस लिख तो दिया मैंने, देखते हैं कितना आता है। 29,000 प्लस 38,000 प्लस ये हो गया 2,500 प्लस 8,000, 77,500 माइनस 87,700, तो 10,200, 10,200 ये हो गया हम लोग का सरप्लस। अब ये हम लोग का बैलेंस शीट में यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले आएगा कैपिटल फंड, जो कि अभी तक हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया है, ऐड हो जाएगा हम लोग का सरप्लस। सरप्लस आया 10,000, यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा ये चला गया यहाँ से, कोई बात नहीं, 10,200। अच्छा अब हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना ओपनिंग बैलेंस शीट, तभी हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो पीछे ही बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 4। 5 होगा ये। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। 1/1/2020 मतलब वही ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसीलिए तुम लोग 1/1 भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो 1/1/2020 भी दे सकते हो, या फिर जो मैंने लिखा था 31 दिसंबर 2019, दोनों ही करेक्ट है। ओपनिंग बैलेंस शीट है तो ओपनिंग डेट के साथ कर सकते हो। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग का क्या क्या डेटा आ जाएगा, तो ये देखो, यहाँ जितने भी वर्किंग नोट बने हुए उससे लिख सकते हैं। जैसे कि सब्सक्रिप्शन, ये स्टार्टिंग वाला, तो ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो 1500 और 1200, एडवांस है 1200, 1200 और ये लिख दिया 1500। ओपनिंग डेटा लिख लिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन का, तो क्लोजिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, ये डेटा भी लिख लिया। अब यहां से देखो क्रेडिटर 9,000, और अगर ऐसे देखने में प्रॉब्लम है तो यहाँ से सीधा सीधा देखो, ये देखो, अगर ये छोड़ दो, इधर देखो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लिख दिया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिख लिया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बोल के स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 21 और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 50। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट 21,000, और इक्विपमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग है 50,000, ठीक है। अच्छा ये सब लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि और कुछ आएगा कि नहीं। हाँ कैश आएगा, ठीक है, कैश आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कैश दिख रहा होगा हम लोग को, वैसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ओपनिंग कैश बैलेंस 8,000। अच्छा
और एक डेटा यहाँ पर आएगा, ठीक है, वो क्या है बताते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने जब इंटरेस्ट इनकम दिखाया था वो था 9,000 पे 9,000 मिला था 9% इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट है हमारा, तभी तो मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने बेच दिया है, नहीं ऐसा तो नहीं बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट था तभी तो वो ड्यू हुआ। और पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है, मतलब एक साल से इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो इंटरेस्ट इस बार मिला है, मतलब इन्वेस्टमेंट तो पहले ही परचेज हुआ होगा, ठीक है। ये 31 दिसंबर 2020 का है, पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है, इसका मतलब एक साल में इतना इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग के पास जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू कितना है वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, कैसे पता करेंगे देखो, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे 9,000 इंटरेस्ट मिला हुआ है, ठीक है। तो 9% का मतलब क्या है, 100 रुपीज अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा 9 रुपीज, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो अगर हम लोग को इंटरेस्ट मिला है 9,000 तो हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, यूनिटरी मेथड कर लो। 9 इन्वेस्ट करने से सॉरी, हम लोगों को यहाँ पर 9 इंटरेस्ट मिलता है 100 इन्वेस्ट करने से, 9 इंटरेस्ट मिलेगा 100 इन्वेस्टमेंट करने से। तो 1 इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऐसे हो जाएगा, तो फिर 1,000 के हिसाब से सॉरी 9,000 इंटरेस्ट के हिसाब से कितना होगा, 100 इंटू 9,000 डिवाइडेड बाई 9। और ये कैलकुलेट करने से 9 कैंसिल आउट, 1,000 इंटू 100, 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं, तो ऐसे हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 9, यूनिटरी मेथड करके यही वाला है, इंटू 9,000, मतलब 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसका टोटल करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 और 21, 31,000, 31 और 50, 81,000, 81 और 8 मतलब 89,000, 1,89,000 प्लस 1,500, 1,90,500 और माइनस 1,90,500 माइनस 10,200, 1,80,300। कैपिटल फंड 1,80,300, ये बन गया हम लोग का कैपिटल फंड 1,80,300। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 1,80,300 और इसमें ये ऐड करने से हो जाएगा 1,90,500, ठीक है, 1,90,500 बन गया। अच्छा अब यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, फिर से ये जो है वर्किंग नोट बनाए इससे कर सकते हो, जैसे कि ये देखो सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन प्रीपेड हुआ है, अब ऑपोजिटली देखना पड़ेगा या फिर यहाँ से देख लो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ड्यू 2200, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो ये देखो ये वाला है आउटस्टैंडिंग 2200, ठीक है। नहीं समझ में आता यहाँ से देखो 2200 ड्यू बता दिया है। अच्छा और ये वाला है 700। अच्छा नेक्स्ट ये वाला हो गया, फिर इसके बाद देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक होगा 15,000, मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक होगा 15,000, तो यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000। अच्छा अब ये देखो नीचे यहाँ पर क्रेडिटर 13,000, क्रेडिटर 13,000। अच्छा इक्विपमेंट ये वाला 30,000, ठीक है, लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन वगैरह लगा है, तो इक्विपमेंट का अगर प्रेजेंटेशन हम लोग थोड़े अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो इक्विपमेंट पहले से था कितना, ये वर्किंग नोट ही हमें बता रहा है, पहले था 21,000, फिर हम लोगों ने खरीदा है 15,000, मतलब ऐसे लिखो 21,000, ऐड कर देंगे परचेज 15,000, ठीक है, लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन
यहाँ पर 6000 जो कि हम लोगों ने वर्किंग नोट से निकाला है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट देने के बाद आता है 30,000। नेक्स्ट लिखेंगे बिल्डिंग। ये देखो बिल्डिंग का ही बना हुआ है ना, इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का हो गया है 48,000। बिल्डिंग था 50,000 का, लेस डेप्रिशिएशन 2,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 48,000। ठीक है, बिल्डिंग बन गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है हम लोग का, जो कि हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट भी किया। इन्वेस्टमेंट बनता है हम लोग का 1 लाख का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख का हो जाएगा। अच्छा, और क्या आएगा, और कैश आता है, कैश। ठीक है, कैश यहाँ पर कैलकुलेट किए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से 9,000, ये रहा। ठीक है, अब टोटल करते, बाकी तो सब लिख लिया हम लोगों ने। 1,90,500 प्लस 700 प्लस 13,000, 2,04,200। यहाँ भी उतना ही होना चाहिए, हम बैक कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं। 2 लाख, यहाँ पर 30 और 48 मतलब हो गया 78, 1,78,000। अच्छा, ऐसे करते हैं, 1,78,000 प्लस 15, 16, 17,200 प्लस 9,000, 2,04,200। ठीक है, मैच हो गया। तो ये वाला बन गया। इसमें देखो ये क्वेश्चन छोटा सा ही है, मतलब ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बट इसमें रिसिप्ट पेमेंट भी खुद बनाओ, इनकम एक्सपेंडिचर भी खुद बनाओ, क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट सारा चीज खुद बनाना है हमें, कुछ भी गिवन नहीं है, फॉर्मेट वे में कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो बच रहा है 8, इलस्ट्रेशन 8। वो कंप्लीट होने के बाद जो ट्रू फॉल्स एमसीक्यू है थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोला है देखो, द फॉलोइंग was the receipt and payment account of X club for the year ended 31st March 2020, all the figures in 1000। ठीक है, सारे फिगर्स 1000 में है। हम लोग नॉर्मल ऐसे ही करेंगे, 1000 मतलब इसमें सब में 3 3 जीरो लगा हुआ है, हमें जरूरत नहीं है, जैसे दिया हम लोग वैसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोला है कैश इन हैंड, ये हम लोग का चला जाएगा। ये रिसिप्ट पेमेंट बना हुआ है, कैश इन हैंड ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए। ठीक है, बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक। ठीक है, पासबुक के हिसाब से बैंक का बैलेंस कितना है, तो बैंक बैलेंस का 2 पॉइंट दे रखा है, डिपॉजिट और करंट अकाउंट। ठीक है, तो डिपॉजिट मतलब जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट वगैरह होता है ना, तो वो डिपॉजिट अकाउंट है। और जो करंट अकाउंट मतलब बिजनेसमैन जो है अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए करंट अकाउंट ही उनको ओपन करना पड़ता है, वो करंट अकाउंट के थ्रू से दिखा सकते हैं। सेविंग्स डिपॉजिट ये सब डिपॉजिट के थ्रू से तो होगा नहीं, सेविंग्स के थ्रू से कर भी अगर लो तो बिजनेस का अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट ही होता है। अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन हो तो फिर वो गलत माना जाता है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस इतना है तो फिर आपको करंट अकाउंट बनाना चाहिए। आप बिजनेसमैन हो तो करंट अकाउंट के थ्रू से, हर एक चीज का प्रोसेस होता है ना उसी तरह से, तो बिजनेसमैन को करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो वो करंट अकाउंट के थ्रू से अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पर। अब ये बोला है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि पासबुक का जो बैलेंस है बैंक में, उसके थ्रू से हम लोग जो है अपना बैलेंस शीट में ये वैल्यू नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग सोचे कि हम लोग अपना जो ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट वगैरह बनता है या फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का, अगर हम लोग बैक कैलकुलेशन मतलब थोड़ा सा रिवर्स में सोचे तो सबसे लास्ट बनता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स कहाँ से बनता है, ट्रायल बैलेंस से बनता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनता है, लेजर से बनता है। ठीक है, लेजर कहाँ से बनता है, जर्नल से बनता है। ठीक है, और ये जर्नल एंट्री कहाँ से होता है, जितने भी मतलब प्राइमरी बुक्स है, ठीक है, प्राइमरी बुक्स है
उनसे मतलब प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट से हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, जिसमें प्राइमरी एंड सब्सिडियरी, जिसमें कैश बुक भी एक आता है, ठीक है, कैश बुक भी एक आता है। मतलब हम लोग अपना जो फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ये तो फाइनल अकाउंट्स ही बन रहा है, बट बन रहा है एनपीओ का, इसीलिए नाम थोड़ा अलग है, पीएल के जगह इनकम एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग इनका नहीं बन रहा है, ठीक है। और वैसे भी अगर हम लोग का ट्रेडिंग बन सकता है, एनपीओ वालों का भी ट्रेडिंग बन सकता है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली हमें दिखाने के लिए नहीं बोलता है, उससे जो प्रॉफिट आता है अगर वो किसी चीज का ट्रेड करते हैं तो वो वाला हमारा ट्रांसफर हो जाता है इनकम एक्सपेंडिचर में, जैसे पीएल में जीपी बोल के ट्रांसफर होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमें अगर पासबुक का जो बैलेंस है ये हम लोग नहीं दिखा सकते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स में, हमें उसे किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैश बुक के बैलेंस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक के बैलेंस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो पासबुक से हमें कैश बुक में जाना पड़ेगा, बट डिपॉजिट अकाउंट में कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डिपॉजिट तो फिक्स्ड होता है ना, ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। तो डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, डिपॉजिट मतलब रेकरिंग फिक्स डिपॉजिट का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये तो एज इट इज ही रहेगा। तो इसका मतलब करेंट अकाउंट का जो पासबुक का बैलेंस है हमें इसमें कहाँ ट्रांसफर होना पड़ेगा, कैश बुक में ट्रांसफर होना पड़ेगा, ठीक है। इसमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये कैश बुक पासबुक में इक्वली रहेगा, क्योंकि ये डिपॉजिट का बात हो रहा है। अभी आगे करेंगे तो और भी समझ में आएगा। बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। इनकम है डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, तो डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन बोला है, सब्सक्रिप्शन तो हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर में ही जाता है, अब इससे डोनेशन जो है अटैच है, कुछ बोला नहीं है, तो ये भी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दे देंगे। वैसे नीचे देखेंगे कुछ बोला है कि नहीं, वैसे ये नाम तो स्पेसिफिक डोनेशन पे है नहीं। रिसिप्ट फ्रॉम टीज, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर है। कंट्रीब्यूशन टू फेयर, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, मतलब जो है चाय वाई बेचते हैं तो इससे पैसा आता है। फेयर मतलब जो है मेला वगैरह होता है उससे पैसा आता है। सेल ऑफ इक्विपमेंट, ये हम लोग का जो है इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, इसका ये सेल करके अगर कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। और इस ये जो 80 रुपीज का इम्पैक्ट है ये हम लोग का बैलेंस शीट में आएगा कि इतना एसेट था तो इतना कम हो गया, मतलब इक्विपमेंट 80 रुपीज से कम हो जाएगा। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर, अलग अलग टाइप का एंटरटेनमेंट जो है उससे इनकम हुआ है, नेट प्रोसीड्स, ठीक है। नेट प्रोसीड्स का मतलब ये होता है कि वैराइटीज ऑफ एंटरटेनमेंट करने का तो एक खर्चा है, जैसे कोई भी, जैसे मान लो कोई चाय बेचता है, ठीक है, तो उसे तो पहले क्या करना पड़ेगा, चाय बनाने के लिए जो भी मतलब जो भी इक्विपमेंट से लेके रॉ मटेरियल जो भी चाहिए, जैसे कि चाय पत्ती, चीनी, ठीक है, मिल्क वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज, पानी, ये सारी चीज, कंटेनर, सब उसे चाहिए, उसके बाद ही तो वो बना के बेच सकता है। तो वही चीज बोल रहा है कि जैसे मान लो एक चाय अगर 10 रुपए का आता है, ठीक है, अब मान लो उसमें 8 रुपए का कॉस्ट है, एक एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, या फिर 6 रुपए का कॉस्ट आता है, 4 रुपीज का प्रॉफिट मान लेते हैं एक बार, तो ये हो गया नेट, ठीक है। तो नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट का मतलब नेट प्रोसीड एंटरटेनमेंट करने का जो भी खर्चा हुआ उससे इनकम, इनकम जो भी आया और एंटरटेनमेंट जो भी किया गया उसका जो एक्सपेंसेस है वो लेस करने के बाद ये अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, ठीक है, फोर्थ कमिंग मतलब आने वाला, आने वाले टूर्नामेंट के लिए डोनेशन दिया गया है, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि डोनेशन टूर्नामेंट के लिए ही यूज करना पड़ेगा, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्राउंडमैन्स फी, तो ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ग्राउंडमैन जो है मतलब ग्राउंड में जो काम करते हैं उनके लिए जो फीस दिया गया है तो खर्चा है। मूविंग मशीन, तो ये तो इक्विपमेंट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट ऑफ ग्राउंड, ये हम लोगों का इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। कॉस्ट ऑफ टीज, और यहाँ पर देखो हम लोग के पास था रिसिप्ट फ्रॉम टीज, ठीक है, मतलब 300 रुपए का इनकम हुआ है चाय से, जबकि खर्चा लगा था ये अरेंज, मतलब जो भी चाय बेचने का खर्चा लगा था 250, तो नेट प्रोसीड्स की नेट सीट्स हुआ 300 रुपए का अर्निंग किया, 250 का कॉस्ट लगा था, 50 रुपीज का हमारा नेट प्रोसीड्स हुआ। जैसे यहाँ नेट प्रोसीड्स दे दिया था, यहाँ पर नहीं दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हो, जैसे ये इनकम साइड में दिखा सकते हो और इसे एक्सपेंडिचर साइड में दिखा सकते हो, दोनों अलग अलग, या फिर नेट प्रोसीड्स बोल के क्योंकि इनकम हुआ है तो ये इनकम साइड में 50 दिखा सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर फेयर्स, ये देखो फेयर से जो है, फेयर का पेमेंट क्या था
400 और फेयर से इनकम हुआ 100, मतलब लॉस है बेसिकली, ठीक है। तो इनकम किए थे हम लोगों ने 100 रुपए और जो एक्सपेंसेस किया 400, मतलब 300 रुपए का लॉस है। लॉस है तो किधर आ जाएगा, पेमेंट साइड में आ जाएगा। या फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर बाई साइड में तुम लोग 400 लिख दो, सॉरी टू इनकम एक्सपेंडिचर में टू साइड में ये वाला लिखो फेयर का पेमेंट और इधर लिखो कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, तो भी सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंटिंग ऑफिस एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर में आता है। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, रिपेयर्स बोला है। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2019, हम लोग 2020 का कर रहे हैं, ऑनरेरियम पेमेंट हुआ है 2019 का 400, तो ये हम लोग के इस बार का इनकम एक्सपेंडिचर में कभी नहीं आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्या ये इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम नहीं है? बिल्कुल इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम है, लेकिन ऑनरेरियम कब का पे हुआ है, 19 का, हम लोग कब का अकाउंट कर रहे हैं, 20 का। तो इसका मतलब ये जो है, ये हम लोग के इस बार का जो इनकम एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमें तो 19 का नहीं बोलेगा, 31 मार्च 2020 का इनकम एक्सपेंडिचर बोलेगा, तो हमारे करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। हम लोग जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, वहां पर ये आउटस्टैंडिंग बोल के दिखाएंगे, ये वाला आउटस्टैंडिंग है। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ये आउटस्टैंडिंग था, तभी तो 20 में पे किया गया। फिर बोल रहा है यहाँ पर, फिर से आ गया देखो, पासबुक का डिपोजिट बैलेंस, करेंट अकाउंट बैलेंस और कैश इन हैंड। तो पासबुक का जो डिपॉजिट है वो तो ठीक है, करंट अकाउंट को हमें कैश बुक के बैलेंस में लेके आना पड़ेगा, पासबुक से कैश बुक, तभी जाके हम लोग अपने अकाउंट में करंट अकाउंट का बैलेंस लिख पाएंगे। फिर यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग क्लोजिंग दोनों, ठीक है, कितना कितना बाकी है, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग दे रखा है। फिर बोल रहा है चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, ये बोल रहा है चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, इसका मतलब है रिपेयर्स के लिए जो मतलब रिपेयर्स करवाने का जो एक्सपेंस हुआ था, उसका पेमेंट जो है चेक में किया गया था, लेकिन जिसको चेक दिए थे वो चेक लेके घर पे बैठा है, ठीक है, वो पेमेंट नहीं किया है। वो कितने से बढ़ा हुआ है, सोच के देखो, जब तक चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा तब तक हमारे अकाउंट से ये पैसा डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। भले ही हम लोगों ने अपने कैश बुक में इसका एंट्री कर दिया होगा, जरूर किया होगा, क्योंकि जब हम लोग अपना पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि रिपेयर्स का पेमेंट कर रहे हैं, तब हम लोग अपने अकाउंटेंट को क्या बोलेंगे, बिजनेसमैन अपने अकाउंटेंट को बोलेगा मैंने इस खर्चे का पेमेंट कर दिया है चेक में, आप एंट्री कीजिए, ठीक है। तो चेक पेमेंट का एंट्री तो हो चुका होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइबिलिटी अभी तक रिड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। जब पेमेंट का एंट्री हो गया है तो ऐसा एंट्री हुआ होगा, रिपेयर्स टू बैंक बोल के दिखाया गया होगा, चेक में पेमेंट किया गया, लेकिन जिसको चेक दिए वो अगर चेक, ये कहाँ एंट्री हुआ है, कैश बुक में एंट्री हुआ है, लेकिन पासबुक का बैलेंस इतने इतने से कम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वो चेक लेके घर पे बैठा है, तो इसका मतलब लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, यहाँ पर देखो, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट बता रहा है, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, इंटरेस्ट जो है वो पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुआ है, तो पासबुक का बैलेंस 20 रुपीज से कम दिख रहा होगा। बोनस टू ग्राउंडमैन्स आउटस्टैंडिंग है 300 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, द ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज्ड बाय टोटल ऑफ 200, बोल रहा है कि 31 मार्च 20 में भी ऑनरेरियम दिया गया है सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर को, जो इंक्रीज हो चुका है पहले से 200, टोटल ऑफ 200, ठीक है, इंक्रीज बाय ये टोटल ऑफ 200, 200 रुपए से बढ़ गया है। तो पहले कितना था, पहले था 400, कैसे पता चला, प्रीवियस ईयर का बाकी था पेमेंट, हम लोगों ने रिसीव पेमेंट में देखा 400 पेमेंट हुआ था, इसका मतलब अभी वो 600 हो चुका है, 400 वाला खर्चा, ठीक है। और ये भी बाकी ही है, क्यों, अगर पेमेंट होता तो रिसीव पेमेंट में नहीं दिखता, मतलब ये पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, मतलब हम लोग लगभग 1 ईयर गैप में पे कर रहे हैं, यही बन रहा है, ठीक है। अब आगे ऐसा होगा इनका नहीं होगा वो नहीं बोल रहे, लेकिन अभी तक का जो पैटर्न दिख रहा है, 19 का ऑनरेरियम जो है 20 में पे हुआ, 20 का ऑनरेरियम अभी तक पे नहीं हुआ, तो 21 में ही होगा। प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द पीरियड 31 मार्च 2020, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। इलास्ट्रेशन 8, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द year ended
31 मार्च 2020। एक्सपेंडिचर, इनकम, अच्छा अब जितना जगह लगेगा उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे अपना बैलेंस शीट। कितना जगह चाहिए होगा, पूरा ही रख देते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। लाइबिलिटीज, एसेट्स। अच्छा स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट जो है लिखना। जैसे कि सबसे पहले है कैश इन हैंड, ठीक है, तो हम लोग कैश इन हैंड लिख लेते हैं। ये ओपनिंग वाला है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा ये ओपनिंग बैलेंस शीट भी तो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हम लोग ये जो है ये पूरा जगह यहीं पर रख देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर बोला है कैश इन हैंड, तो यहाँ पर कैश इन हैंड लिख देते हैं, कैश इन हैंड, ठीक है। तो ये हम लोग का 100। अच्छा फिर हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा वर्किंग नोट। यहाँ पर देखो बोला है ना बैलेंस एट एज पर बैंक, और यहाँ पर डिपॉजिट और पासबुक के हिसाब से बोला है, लेकिन पासबुक का तो हम लोग लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक बैलेंस और उसको हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। बैंक बैलेंस को हम लोग सही बना लेंगे, डिपॉजिट और करेंट अकाउंट का हम लोग का नोट बनेगा, ठीक है। तो डिपॉजिट कितना है, डिपॉजिट है 2230, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2230। ओ सॉरी, ये हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, ये हम लोग का ओपनिंग वाला है क्या, हाँ हाँ ओपनिंग वाला है, ये स्टार्टिंग का है, ठीक है मैंने ठीक ही लिखा है 2230। मुझे लगा मैंने एंड वाला तो नहीं लिख दिया। करेंट अकाउंट का जो है यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे, इसका वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। इसका वर्किंग नोट नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 2 में चला जाएगा। अच्छा हमें जो है इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट जो है, हम बस फाइनल ईयर का ही बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। ये हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा, यहाँ पर लिख ले वर्किंग नोट नंबर 2 जो बनेगा वो बनेगा हम लोग का बैलेंस शीट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साल का हो जाएगा, एक हो जाएगा 31 मार्च 19 का और एक हो जाएगा 31 मार्च 20 का, ठीक है। 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। अच्छा बैलेंस एज पर पासबुक ये नीचे लिखना चाहिए, के साथ साथ लिख दिया मैंने, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। इसे हम लोग कैश बुक में ट्रांसफर करेंगे, तभी जाके इसका अमाउंट हम लोग अपने फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहाँ पर 600 ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला यहाँ से दिख रहा है, ये देखो 150, ठीक है। इसको जब हम लोग रेक्टिफाई करना है तब कर लेंगे। तो ये वाला लिख लिया करेंट अकाउंट। अब आ रहा है बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट
इस पे कोई एडजस्टमेंट था? हाँ था। ये देखो, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, ये लिखा हुआ था। तो बैंक इंटरेस्ट हम लोग इनकम साइड में तो लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर का, लेकिन पहले मतलब इसका जो है एडजस्टमेंट है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट, बाई बैंक इंटरेस्ट, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट अभी भी बचा हुआ है। तो हम यहाँ पर 30 लिख देते हैं, एक लाइन जगह रख देंगे। उसके बाद बोल रहा है डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, तो इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो इसका भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसका वैल्यू है हम लोग का 2600। अब इस पे एडलेस हो जाएगा, तो वो एडलेस करके हम लोग दिखा देंगे। फिर यहाँ पर इस पे भी हम लोग जगह रख देंगे क्योंकि देख लो नीचे इस पे भी रिलेटेड सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है। अच्छा, रिसिप्ट फ्रॉम टीज, ठीक है, रिसिप्ट फ्रॉम टीज जैसे मैंने बोला कि हम लोग नेट करके भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग चाहे तो दोनों साइड में भी लिख सकते हैं, तो भी हमारा जो आंसर डेफिसिट या सरप्लस का एक ही जैसा आएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, नेट करके ही लिख देते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर माना जाता है नेट वाला। ठीक है, बाकी वो भी करोगे तो गलत नहीं है। नेट रिसिप्ट, अब यहाँ देखो रिसिप्ट हुआ है क्योंकि ये देखो यहाँ पर टी से 300 रिसिप्ट हुआ है और टी के पीछे कॉस्ट इनकर्ड है 250, तो नेट रिसिप्ट 50 हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये कोई वर्किंग नोट करने का जरूरत नहीं है, ये हम लिखने का पैटर्न अपना ऐसा फॉलो कर रहे हैं इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 300 माइनस 250, ये आउटर कॉलम में 50 आ जाएगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं लिखते हो तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये 300 क्या है, 300 हम लोग का इनकम है, तो वो ये इधर आ जाएगा बाई जो है टीज बोल के यहाँ पर 300 आ जाएगा और इधर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ टीज बोल के। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टीज जो भी लैंग्वेज दिया हुआ है वहां पर, ये देख देख लेते हैं एक बार, कॉस्ट ऑफ टीज और यहाँ पर रिसिप्ट फ्रॉम टीज। ठीक है, तो ये हो गया रिसिप्ट फ्रॉम टीज 300 और कॉस्ट ऑफ टीज 250। तो भी देखो नेट इफेक्ट क्या होता है, अगर ये एक सिंगल अकाउंट बनता तो नेट इफेक्ट क्या आता है, 50 आता है ना। तो बात एक ही है, कैसे भी लिखो, अपना प्रेजेंटेशन करने का तरीका है और कुछ नहीं। हाँ, जब टोटल करोगे तो वो चेंजेस दिखेगा। अगर तुम लोग घर पे ये फॉलो करके देख सकते हो कि दोनों में सही सेम आंसर आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। लेकिन हाँ, जब टोटल करेंगे तो मेरा जो टोटल आएगा ना वो अलग आएगा, बाकी आंसर सेम आएगा। अब हो गया हम लोग का यहाँ पर रिसिप्ट फ्रॉम टीज। फिर कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, इसमें भी हम लोग नेट कर देंगे, लेकिन फेयर का जो कंट्रीब्यूशन है ये हम लोग का कितना आ रहा है देखते हैं। यहाँ पर 100 और फेयर्स पे खर्चा हुआ है 400, मतलब ये नेगेटिव में हम लोग का कितना आ जाएगा, 300, मतलब एक्सपेंसिव हुआ, हम लोग का कुछ रिसिप्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर लिखते हैं नेट एक्सपेंस ऑफ फेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 माइनस 100, तो ये हो गया 300। ठीक है, ये लॉस हुआ, मतलब 400 खर्चा किया गया और जो है इनकम हुआ 100 रुपए, तो 300 रुपए का हमारा लॉस हुआ, तो ये इधर आएगा। ठीक है, 300 रुपए का लॉस हुआ। अगर ऐसा नहीं दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर 400 आ जाएगा और इधर हम लोग का 100 आ जाएगा, तो भी बात एक ही होगा। ठीक है, सिर्फ टोटल में चेंजेस आएगा और कुछ नहीं। अच्छा, ये बन गया। और इसके बाद है कंट्रीब्यूशन सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो सेल ऑफ इक्विपमेंट तो यहाँ पर नहीं आएगा। इक्विपमेंट का जब अकाउंट बनेगा तब हम लोग या फिर बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं सेल ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, तो इक्विपमेंट ये रहा 800 और 1750, तो इसका हम लोग का वर्किंग नोट बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेते हैं। नाम है एक ही साथ, देखो यहाँ पर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और यही वाला इक्विपमेंट को ही बता रहा है क्योंकि यहाँ पर अलग से और कोई इक्विपमेंट नहीं दिया है। ठीक है, तो ये मशीनरी और इक्विपमेंट ही जो है वो इक्विपमेंट को रिलेट कर रहा है क्वेश्चन में। तो इक्विपमेंट कितना था, 2 बैलेंस बीटी बाई बैलेंस सीडी, तो 2 बैलेंस बीडी यहाँ पर 800 और ये 1750। ठीक है, अच्छा अभी हमें इंफॉर्मेशन मिला कि जो है इक्विपमेंट सेल कर दिया गया है। ठीक है, कितना, 80 रुपीज पे 80, तो इक्विपमेंट जो सेल हुआ है उसका एंट्री क्या लिखेंगे, बाई कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट अगर चला गया तो ये हो जाएगा बाई कैश। ठीक है, और ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जाना चाहिए, जो कि हमारे पास बना हुआ है वहीं से तो देख के लिख रहे हैं, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में ये लिखा हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में जाने वाला है नहीं। अब ये यहाँ तक ही रहेगा। अब आगे यहाँ पर देखेंगे नेट प्रोसीड्स बोल रखा है, नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट 780, देखो नेट दे रखा है ना ये, तो नेट प्रोसीड्स
फ्रॉम वैरायटी, क्या नाम है, वैरायटी एंटरटेनमेंट। $780, ठीक है। और डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, क्योंकि ये टूर्नामेंट का डोनेशन है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड में डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, तो ये बन गया, कितना दिया है, 1000, ठीक है। तो इधर वाला कंप्लीशन हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ग्राउंडमैन्स फी, तो ये हम लोग का एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। टू ग्राउंड्समैन फी, ठीक है, ये है 750। अच्छा, फिर बोल रहा है मूविंग मशीन पेमेंट साइड में, मतलब परचेस किया गया। अब ये मूविंग मशीन ही क्या मशीन इक्विपमेंट होगा, बिल्कुल वही होगा, क्योंकि हमें तो अलग से कोई डिटेल्स दिया नहीं है। तो जो इक्विपमेंट है वही मशीन इक्विपमेंट है, जो मूविंग मशीन का बात हो रहा है वही वो वाला मशीन और इक्विपमेंट में ही जो है उसका एडजस्टमेंट दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू परचेस, तो ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, सॉरी टू परचेस बोल रहे, टू कैश, ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, ये हम लोग का यहाँ पर जो है दिखाना पड़ेगा कितना हम लोगों ने परचेस किया, 1500 हो गया। अच्छा, इसके बाद रेंट ऑफ ग्राउंड लिख देते, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। टू रेंट ऑफ ग्राउंड, टू रेंट ऑफ ग्राउंड, रेंट ऑफ ग्राउंड है 250। कॉस्ट ऑफ टीज को मैंने पहले ही एडजस्ट कर दिया है, फेयर को भी एडजस्ट कर दिया है। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280, ठीक है, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280, इस पे एडजस्टमेंट होगा। ये देखो प्रिंटिंग का 100 और 80, तो यहाँ पर जगह रख देते टू प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर 280 है, बाकी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। अच्छा, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद आ रहा है रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, तो इस पे तो एडजस्टमेंट है ही, ये वाला टू रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 500 मैंने इनर कॉलम में लिखा है, एडजस्टमेंट करके लिख देंगे रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। अच्छा, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का, तो ये हम लोग के ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिर डिपॉजिट 3090, करेंट अकाउंट 150, ये हम लोगों ने नहीं लिखा है, चलो लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर लिखते हैं बैंक बैलेंस, डिपॉजिट और करेंट अकाउंट, ठीक है। तो लास्ट ईयर का, ये सॉरी एंड ऑफ द ईयर का 3090 डिपॉजिट, ये लिख लेंगे, लेकिन इसका हमारा वर्किंग नोट बनेगा उसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं। कैश इन हैंड 250, ये लिख देते हैं, कैश इन हैंड, ठीक है, ये है हम लोगों का 250, कैश इन हैंड हम लोग का 250। अच्छा, यहाँ पर सारा चीज लिख लिया। अब सब्सक्रिप्शन ड्यू, देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू है हम लोग का 1 अप्रैल का 150, मतलब ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में लिख दो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 150, और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
100 दिया हुआ था, 100 दिया हुआ था, ठीक है। अब अगर हम लोग इस अकाउंट को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट भी बना देंगे, यहाँ पर भी दिखा देते हैं। हम लोगों ने इतना रिसीव किया ये दिखा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर का दिखाना है। तो 150 हम लोग रिसीव किए हैं इसमें, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि प्रीवियसली 150 बाकी था। तो 2600 में ऑब्वियसली 150 प्रीवियस ईयर का होगा, तो 150 हम लोग का लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड क्या करेंगे, 150 लेस हो जाएगा, ऐड करेंगे करंट ईयर का अगर कुछ बाकी है जो कि 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, -50, -50 होने से ये बन जाएगा 2550, ठीक है। अब इसका हम लोग अकाउंट सॉरी, इसका हम लोग वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। जैसे हम बनाते हैं तो दिखा देंगे, ये देखो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी 150 और 100 ज्यादा है नहीं, इसलिए मैंने वहां पर ही करके दिखा दिया। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है कैश, ठीक है, ये रिसिप्ट पेमेंट से दिख जाएगा कितना कैश रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन पे, ये रहा 2600 बाई कैश 2600। तो ये हो गया 2700 माइनस 150 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2550, ठीक है। यही वाला हम लोगों ने वहां पर लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन के बाद है अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग 100 और 80। तो इसका भी एक अकाउंट बना के दिखा देते हैं। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एक खर्चा है जिसका बाकी रखा गया है 100, लाइबिलिटी है इधर, और क्लोजिंग वाला है 80। तो मैंने इधर लिख दिया, तो ये हो गया बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। और इस पे पेमेंट हुआ है जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से दिख रहा है, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280 पे हुआ है 360, और ये 360 और यहाँ पर हो जाएगा 260। यहाँ पर लिखेंगे बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये वाला जो है यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ भी लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर प्रिंटिंग एंड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रिंटिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रिंटिंग ये 19 वाला है। तो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रिंटिंग कितना हो जाएगा 100, और ये 80, यहाँ पर 100 और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग फॉर प्रिंटिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रिंटिंग ये वाला है हम लोग का 80, ठीक है। और यहाँ पर वर्किंग नोट से भी लिख सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने प्रिंटिंग का जगह रख रखा है 280 हम लोगों ने पे किया है, लेकिन हम लोग का प्रीवियसली बाकी था 100, तो वो हम लोग का यहाँ से माइनस हो जाएगा, वो इस साल के खर्चे में नहीं दिखाएंगे। और 80 रुपीज इस साल का हम लोगों ने नहीं दिया है, देना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पर 360 माइनस 100 मतलब 260, ठीक है। तो 260 आ गया, और इसका मैंने बैलेंस शीट में भी एडजस्टमेंट दिखा दिया। अब चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, तो इसका इम्पैक्ट रिपेयर्स में भी आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि लाइबिलिटी हमारा पे नहीं हुआ, इसका मतलब लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि देखो मैंने किसी को मेरा खर्चा दे दिया, लेकिन जब तक वो अकाउंट में मेरा पैसा, उसका पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, अभी ये सिचुएशन हो गया क्योंकि मैंने वो पे कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, चेक लेके बैठा है घर पे, ठीक है, अभी चेक लेके गया नहीं है। तो इसका मतलब मेरा तो लाइबिलिटी अभी तक जो है रिड्यूस नहीं हुआ है। तो 300 मेरा, इसका मतलब मेरा लाइबिलिटी यानी आउटस्टैंडिंग ही दिखेगा ये वाला, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग के तरह ही होगा। आउटस्टैंडिंग यानी 300 प्रीवियसली बाकी था, 260 अभी का बाकी है, तो जो प्रीवियसली बाकी है वो लेस कर देंगे, और जो अभी का बाकी है उसे हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 460, ठीक है, 460। अगर चाहो तो इसका ऐसे अकाउंट भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये वाला हम लोगों का ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर, ये हम लोग का एक्चुअली यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये चेक अनप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वाला जो है ना, वो हम लोग का एडजस्टमेंट ये वर्किंग नोट नंबर 2 में आएगा, क्योंकि ये चेक से रिलेटेड है। तो ये करेंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन कैसे दिख रहा होगा, तो हम लोग का ये वर्किंग नोट में बनेगा। ये वाला पॉइंट कैसे बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे चेक अनप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, चेक अनप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट फॉर रिपेयर्स।
अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम लोग को क्या करना है, पासबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमें कैश बुक तक पहुंचना है, ठीक है। पासबुक से हमें कैश बुक में पहुंचना है, मतलब हम लोग कैश बुक में क्यों पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि पासबुक का बैलेंस हम लोग अपने फाइनल अकाउंट्स में नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। अब मेरा पासबुक 600 दिख रहा है प्रीवियसली, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, 300 का मेरा जो अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स वाला है, ये अमाउंट मेरा डिडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरा पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा बेसिकली, क्योंकि जिसको मैंने खर्चा पे किया है उसने अभी वो खर्चे का जो चेक है वो डिपॉजिट नहीं किया है, तो मेरा बैंक बैलेंस जो है उतने खर्चे से ज्यादा दिख रहा है। लेकिन मेरा कैश बुक तो कम ही दिख रहा है। क्यों कम दिख रहा है? क्योंकि मेरे कैश बुक में तो मैंने एंट्री कर दिया है कि मैंने पेमेंट कर दिया है, लेकिन पेमेंट अभी तक जो है वो डिडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे कैश बुक तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मेरा कैश बुक का बैलेंस जो है, मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो हम ये बीआरएस का पॉइंट आ गया। बीआरएस हम कुछ इस तरह से सिखाते हैं कि अगर मेरा कैश बुक और ये देखो पासबुक, ठीक है, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो मुझे एडजस्टमेंट हमेशा कैश बुक में क्या होगा वो सोचना चाहिए और उसी के हिसाब से लिखना चाहिए। जैसे मतलब हम ये ट्रिक फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग का कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया है, कम दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम लोगों ने कैश बुक में वो खर्चा बुक कर दिया है, पासबुक में वो खर्चा अभी तक जो है इफेक्टेड नहीं हुआ है, क्योंकि चेक पेमेंट नहीं हुआ है। तो मेरा कैश बुक में ये खर्चा मैंने रिकॉर्ड कर दिया, तो मेरे कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है, तो मुझे पासबुक का बैलेंस भी कम करना पड़ेगा, तब जाके पासबुक के बैलेंस से हम कैश बुक के बैलेंस में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हम ये फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 300 को लेस कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ 260 को लेस कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, ये हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट वाला कौन सा पॉइंट है, मशीन का एस्टिमेटेड वैल्यू। ये तो मैंने पहले ही लिख दिया था, मशीन का वैल्यू मैंने लिख दिया था। मशीन अकाउंट मैंने क्लोज नहीं किया है, अभी क्लोज कर लेंगे। ये देखो मशीन से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है। 2300 यहाँ पर 2300 माइनस 80 माइनस 1750, तो ये हो गया 470, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, डिप्रिशिएशन, क्योंकि डिप्रिशिएशन की वजह से ही हुआ होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन डेबिट, तो ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड इक्विपमेंट। ये हम लोग का आ गया 470, ठीक है। और रिपेयर्स टू इक्विपमेंट जो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है उसका तो मैंने एडजस्टमेंट वहां पर करके दिखा दिया, और उसका हम वर्किंग नोट नहीं दिखा रहे। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट अभी तक पासबुक में एंटर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट नॉट एंटर्ड इन पासबुक। तो हम लोगों को पासबुक अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो मुझे कैश बुक की तरह सोचना चाहिए। तो कैश बुक में अगर हम लोगों ने एंट्री कर दिया है तो ये हम लोग का कैश बुक में ये वाला बैलेंस जो है ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि बोला है कि पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है, लेकिन कैश बुक में हो चुका है इसका मतलब। तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस 20 रुपीज से ज्यादा दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर भी 20 रुपीज है, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पासबुक से कैश बुक में आना है। तो पासबुक अगर मेरा क्या दिख रहा है, पासबुक अगर मेरा यहाँ पर क्या दिखेगा, 20 रुपीज से मेरा पासबुक कम दिखेगा, क्योंकि पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है। तो मुझे क्या करना है, पासबुक को 20 रुपीज से बढ़ाना है, क्योंकि मेरा कैश बुक उतने से बढ़ा हुआ है। मुझे पासबुक को अपने कैश बुक की तरह बनाना है, तो कैश बुक में अगर 20 रुपीज ऐड हो रखा है तो मुझे पासबुक में भी 20 ऐड करना पड़ेगा, तो ये ऐड हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और इसका भी मैंने जो ट्रिक बताया उसके हिसाब से देख सकते हो, कैश बुक में एडेड है तो मुझे यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हम करवाते हैं, और इससे कुछ रिलेटेड है नहीं। यहाँ पर हो गया हम लोग का 300, ठीक है। ये हम लोग का 300, और ये हम लोग का हो जाएगा 150, 150 माइनस 260 प्लस 20, ठीक है। तो ये ओवरड्राफ्ट आ रहा है, 90 रुपीज का ओवरड्राफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बैलेंस आ गया पता है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। और यही वाला हम लोग अपने करेंट अकाउंट में लिख सकते हैं, इसी अमाउंट को हम लोग अपने करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो करेंट अकाउंट में यहाँ पर हम लोग का दिखेगा 300, जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। तो ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट है, यहाँ पर करेंट अकाउंट में दिखेगा 300। और जो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस शीट है वहां पर नेगेटिव आया है, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 90 रुपीज दिखेगा, ठीक है। तो ये
बन गया हम लोग का। और इंटरेस्ट का हम लोग का और एक जगह देखो, ये जो रिपेयर्स मेंटेनेंस वाला था इसका मैंने एडजस्टमेंट दो जगह पे दिखाया। एक इसका इम्पैक्ट जो है बैलेंस शीट पे आया, ठीक है। बैलेंस शीट पे कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर एडजस्ट होके जो बैलेंस आया वो हम लोग करेंट अकाउंट में दिखा रहे, तो इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में आया। रिपेयर्स मेंटेनेंस का जो हमारा अनप्रेजेंटेड चेक था, और इंटरेस्ट का जैसे यहाँ आया वैसे इनकम एक्सपेंडिचर में भी आएगा, क्योंकि देखो रिपेयर्स मेंटेनेंस का भी आया। तो इंटरेस्ट जो है अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इंटरेस्ट का ये दिख रहा है रिसिव्ड अमाउंट, लेकिन एक्चुअली हम लोग का इनकम इससे ज्यादा है। कितना? 50, ठीक है। तो हमें करंट ईयर का जो भी इनकम है, चाहे एक्रूअल मतलब चाहे रिसिप्ट हो या रिसीवेबल हो, दोनों ही हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये बन गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग का कौन सा पॉइंट बाकी है? बोनस टू ग्राउंडमैन आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग ग्राउंडमैन फीस, आउटस्टैंडिंग बोनस टू ग्राउंडमैन। ये आउटस्टैंडिंग है, कितना है? 300 करेंट ईयर का। तो करेंट ईयर वाले बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग बोनस टू ग्राउंडमैन। आउटस्टैंडिंग बोनस टू ग्राउंडमैन ये हो जाएगा हम लोग का 300, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला बोल रहा है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम बोला है कि 200 से बढ़ गया, और ये आउटस्टैंडिंग भी दिख रहा है क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम। ये कितना हो जाएगा? 200 से बढ़ गया है, पहले 400 था, कैसे पता चला? रिसिप्ट पेमेंट में दे रखा है। 600 हो गया, ये पूरा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और ये खर्चा भी दिखाना पड़ेगा, खर्चा जो कि आउटस्टैंडिंग है, तो टू आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम। तो ये हो गया 600, ठीक है। और 2019 का भी आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तभी तो जाके हम लोगों का ये पेमेंट 20 में हुआ है। 400, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम, ये देखो इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था ना, इसका ट्रीटमेंट मैंने कर दिया। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट ओएस लिख दिया, तुम लोग जब लिखोगे पूरा पूरा लिखना। तो यहाँ पर हम लोग पहले अपना ओपनिंग बैलेंस शीट जो है इससे क्लोज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने शायद ये वाला मशीन वगैरह नहीं लिखा, ये लिख लेते हैं, चलो। मशीन 800, यहाँ पर मशीन एंड इक्विपमेंट 800, ठीक है। ये हम लोग जो है प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस शीट का कर रहे हैं, ठीक है। मशीन हो गया 800, और करेंट ईयर वाला लिख लेते हैं मशीन एंड इक्विपमेंट 800 था। फिर यहाँ से लिखेंगे सेल, ये देखो 800 था। फिर यहाँ पर परचेज हुआ है 1500, सेल हुआ है 80, सेल 80, परचेज 1500, लेस डेप्रिशिएशन है 460, तो सॉरी 470। तो यहाँ पर ओवरऑल आता है कितना आ रहा है? 1750 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला एडजस्ट करने के बाद ये 1750, 1750, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया मशीन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन ये लिख लिया, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, ठीक है। चलो, अब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट को करते हैं टोटल। ओपनिंग बैलेंस शीट का 800 प्लस 150, 950, 2230 प्लस 950 प्लस 400, तो ये हो गया 3580, ठीक है। 3580 माइनस 500 मतलब 3080, 3080, ठीक है। ये बन गया हम लोगों का कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब ये कैपिटल फंड यहाँ लिखेंगे 3080। अब सरप्लस या डेफिसिट क्या हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है, इधर ही एक बार टोटल करके देखते हैं। 50 50 100 मतलब 2650, 2650 प्लस 780, 34325550, 50 780 और 50।
2650 होगा, 2650 प्लस 780, 3430, 3430, ठीक है आया था 3430, और माइनस कर लेते हैं 300, 750, 250, 260, 460, 470 और 900, मतलब 40, ठीक है 40 आ रहा है सरप्लस, टू सरप्लस 40 रुपीज, 3430। अब ये सरप्लस यहाँ पर ऐड कर दो 40, ऐड करने से ठीक हुआ ऐड, मैंने ओरली कर लिया, 3120, हाँ ठीक ही हुआ होगा, 3120 1000, मतलब 4120, 4200, और यहाँ पर हो गया 900, 1070 प्लस ये पूरा टोटल करने से 1070 प्लस हो जाएगा 4120, 5190, 5190, इधर देखते हैं 1750 और 1, मतलब 1850, 1850 प्लस 250 प्लस 3090, 5190, ठीक है टैली हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने सबसे लास्ट में इसीलिए करवाया क्योंकि यहाँ पर बीआरएस वाला एक पॉइंट था, इसी वजह से, ठीक है। तो बीआरएस वाला पॉइंट हम लोग इस तरह से डील करेंगे। तो हम लोग क्योंकि पासबुक का बैलेंस अपने अकाउंट में नहीं दिखा सकते, कैश बुक, तो हमें पहले यहाँ पर दो ट्रीटमेंट था, एक तो हमें ये कैलकुलेट करना था बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये दोनों का एडजस्टमेंट जो है हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा तो वहां पर भी दिखाना था। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब जो टाइम बचा है उस पे हम लोग जो है कुछ एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो तुम लोग आंसर दो, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का अगर नॉलेज है तभी ये आंसर दे पाएंगे हम लोग, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इससे जो है बेस पता चल जाएगा कि कितना समझ में आया है। जैसे पहला यहाँ पर बोला है, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। बोलो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बोलो, इतना तो मैंने पढ़ाया। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मतलब जो कैश बुक है, क्या ये एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करता है? एक्रूअल का मतलब तो जो पीएल या जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है, एक्रूअल का मतलब क्या? पैसा मिले या ना मिले, अगर ड्यूरिंग द ईयर का इनकम है दिखाएंगे, खर्चा हो या ना हो, ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा है तो दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कोई भी कुछ नहीं बोल रहे हो, पता नहीं क्या सुने हो, फिर फॉल्स, ठीक है। बोथ द रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोल रहा है कि रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन हो या कैपिटल नेचर का, ये इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाता है। बोलो ट्रू होगा कि और फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। यहाँ पर कभी ऐसा थोड़ी होता है कि रेवेन्यू कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदे हो तो भी इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दोगे, कभी नहीं होता है, ये तो रिसिप्ट पेमेंट में होता है। सेल ऑफ ग्रास बाय ए स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब में कोई मतलब ग्रास यानी जो घास वगैरह है वो बेचा है उन्होंने, ठीक है, मतलब वो मैदान साफ करते हैं तो फिर वो बेच सकते हैं ना, तो बेचा है, तो क्या ये सेल ऑफ एन एसेट होगा? ये बोल रहा है इज टू बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ एन एसेट। नहीं, ये कभी नहीं होगा, ठीक है, ये फॉल्स होगा, ये एसेट थोड़ी ना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आर डिस्क्लोज अंडर द फिक्स्ड एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब का भी हो क्यों ना, क्या ये फिक्स्ड एसेट होता है? फॉल्स होगा, ये करंट एसेट होता है, ये कभी फिक्स्ड एसेट थोड़ी ना होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिव्स द डिटेल्स अबाउट द एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या हमें ये डिटेल्स देता है कि कितना खर्चा बाकी है? कभी नहीं, फॉल्स। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हमें ये जो है डिटेल्स कभी नहीं देता है। बेसिकली ये देता है कितना कैश हमारे पास था, कितना कैश आया, कितना पेमेंट हुआ, अभी कितना कैश बचा हुआ है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है देखो,
एडजस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमें कुछ दिया हुआ है, सेल बी एडजस्टेड इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन वन प्लेस, फॉल्स, क्योंकि हमेशा वो दो जगह पे पुट होता है, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दो जगह पे पुट होगा तभी तो उसका एंट्री जो पास नहीं हुआ है वो एंट्री पास होगा, मतलब 1 से लेके 6 तक सारा ही फॉल्स है। 7th नंबर देखो, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड आर मोर देन द टूर्नामेंट फंड देन द एक्सेस टू बी सोन एज एन एसेट इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। बोल रहा है कि टूर्नामेंट फंड है हमारे पास, टूर्नामेंट में खर्चा करने के लिए अलग से टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट फंड का जो खर्च मान लो फंड में है 1000 रुपीज, एक्सपेंसेस हुआ है 1200, तो क्वेश्चन बोल रहा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड आर मोर देन द टूर्नामेंट फंड, कितना ज्यादा हुआ है, 200 रुपए ज्यादा हुआ है, देन द एक्सेस टू बी, एक्सेस को हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे, तो हम लोगों के सरप्लस से पे करेंगे, तो कहाँ चार्ज करना चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर में। ये जब हम पहले दिन जब हम ये थियोरिटिकली बता रहे थे तब ये चीज भी बताया था मैंने, ठीक है। वैसे भी समझो बात को कि अगर मेरे फंड में जितना पैसा है, मान लो तुम लोग के पास एक फंड है जिससे तुम लोग एक मोबाइल खरीदना चाहते हो, तो वो फंड अगर कम पड़ जाता है तो फिर क्या करोगे, करंट ईयर के इनकम से लोगे, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में चार्ज होगा। तो बोल रहा है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये तो गलत है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ तो इसका कोई लिंक है ही नहीं। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एज टर्म्ड एज प्रॉफिट, कभी नहीं, ये भी फॉल्स है, प्रॉफिट तो ये लोग वर्ड यूज ही नहीं करते, ये लोग बोलेंगे सरप्लस, ठीक है, प्रॉफिट कभी नहीं बोलेंगे। सरप्लस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो सरप्लस होता है, एनपीओ वाले का काम ही क्या है, जिस पर्पस के लिए एनपीओ बना है, जो भी सरप्लस हो रहा है वो सारे उसी पर्पस पे लगाने हैं, पर्सनली थोड़ी ना यूज करना है, फिर एनपीओ किस बात का, फिर तो बिजनेस हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकता है, अगर एनपीओ है तो एनपीओ के काम में ही यूज करना पड़ेगा, मेंबर अपने घर लेके नहीं जा सकते है, ठीक है। टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, ये सब अगर फंड है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक फंड इज बेस्ड ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये पूछ रहा है। हाँ, ये सही बोल रहा है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है कि फंड का अकाउंटिंग कैसे करोगे, स्पेसिफिक, मतलब जो मैंने बताया था कि स्पेसिफिक फंड होगा तो कैसे ट्रीट करेंगे, नॉन स्पेसिफिक फंड होगा तो कैसे ट्रीट करेंगे, तो इस चीज का नाम होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, की फंड तो आ सकता है लेकिन फंड का अलग अलग ट्रीटमेंट है, तो कैसे करके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग इसका ट्रीटमेंट हमें बताएगा, तो ये ट्रू हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है सब्सक्रिप्शन फी refers to the one time fees paid by the member to get admission for the benefit of the club। नहीं, अगर मेंबर वन टाइम फी देते हैं तो इसको बोला जाता है मेंबरशिप फी इसको कभी भी सब्सक्रिप्शन बोला नहीं जाता है, तो ये फॉल्स होगा, ये लैंग्वेज ही गलत हो रहा है, फिर सब्सक्रिप्शन कभी भी वन टाइम फी को डिफाइन नहीं करता है। टोकन पेमेंट, ठीक है, टोकन पेमेंट मेड टू ए पर्सन, अगर किसी पर्सन को हम लोग टोकन पेमेंट कर रहे हैं, हु वॉलेंटरीली अंडरटेक ए सर्विस, जिसने अपने मन से कोई सर्विस जो है करने का बात किया है, विच वुड नॉर्मली बी पेड इन केस ऑफ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज ऑनरेरियम। मतलब देखो, टोकन पेमेंट का मतलब होता है जैसे मान लो कोई घर बुक कर रहे हो, ठीक है, तो एक टोकन मनी देना पड़ता है, कार बुक कर रहे हो तो एक टोकन मनी देना पड़ता है, और इससे ये पता चलता है कि ये कार या घर या फ्लैट हम लोगों ने बुक किया है और आगे जाके इसका बाकी पेमेंट हमें करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड टोकन मनी, ठीक है। अब यहाँ पर टोकन पेमेंट बोल रहा है अगर हम लोग किसी पर्सन को कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने वॉलेंटरीली अपना जो है सर्विस देने के लिए यहाँ पर एंटर किया है, कहाँ, एनपीओ में, ठीक है, तो बोल रहा है वुड नॉर्मली बी पेड इन केस ऑफ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा चीज प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में भी दिया जाता है लेकिन वहां टोकन मनी बोला जाता है, ठीक है, यहाँ क्या बोला जाता है, ऑनरेरियम, ये सही बोला है, ठीक है। ऑनरेरियम का मतलब क्या है, ऑनरेरियम का मतलब है वो हमारे क्लब के या सोसाइटी के मेंबर नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने मन से, ठीक है, अपने मन से कोई काम किया, मतलब आगे उन्होंने अपना ऑब्लिगेशंस जो है लिया हुआ है, ठीक है। तो ऑनरेरियम का मतलब ये है कि अपने मन से अगर कोई काम करने के लिए आ सकता है, आ जाता है एनपीओ में और सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके बदले अगर उसे कुछ दिया जाता है तो उसे बोला जाता है ऑनरेरियम। और इसी तरह के जो है देखो, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर तो कोई अपने मन से नहीं आएगा, तो उनका कोई ऑब्लिगेशंस होगा तभी आएगा, तो वहां लैंग्वेज टोकन मनी होता है, तो यही बोल रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑनरेरियम, सही बोला है, इसे हम लोग ऑनरेरियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑनरेरियम जो है वो एक अमाउंट है जो हम लोग क्या करते हैं,
नॉर्मली पे करते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। एनपीओ के केस में भी कर सकते हैं जिसको ऑनरेरियम बोलते हैं, और अगर हम लोग जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं देन हम लोग उसे टोकन पेमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, फिर देखो इंश्योरेंस कहाँ चला गया, ये वाला। इंश्योरेंस कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉल्स। इंश्योरेंस कंपनी कभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पार्ट अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का एक पार्ट पे अमाउंट विच इज टू बी कैपिटलाइज। जैसे एंट्रेंस फीस होता है ना, कुछ कैपिटलाइज कर दो, कुछ रेवेन्यू दिखा दो। अगर ऐसा दिखाते हैं शैल बी डिस्क्लोज्ड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोल रहे हैं कि पार्ट पेमेंट जो हम लोगों ने कैपिटलाइज किया है क्या वो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे? गलत बोल रहा है। कैपिटलाइज जो किया है वो तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना, तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर क्या बोल रहा है 15 नंबर का देखो, बोथ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट अकाउंट एंड प्रीवियस ईयर आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोल रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हम लोग करंट ईयर प्रीवियस ईयर का इनकम और करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे? फॉल्स, हाँ सही, फॉल्स होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर का करते हैं। ठीक है, और एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। 16th नंबर, अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द विल ऑफ ए डिजीज पर्सन इज टर्म्ड एज लीगेसी। तो जब मैंने पढ़ाया था लीगेसी का मतलब बताया था, लीगेसी का मतलब होता है कि कोई एक पर्सन चाहता है कि उसका जो भी प्रॉपर्टी है उसके मरने के बाद कोई एक स्पेसिफिक एनपीओ का नाम उसे लिखना पड़ेगा अपने विल में। विल पेपर जो बनता है कि हाँ मेरा ये प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर एनपीओ को चले जाना चाहिए, और ये जो मतलब देने का जो नाम है इसे डोनेशन नहीं, इसे लीगेसी बोलते हैं। ठीक है, मतलब मरने के बाद ये सारे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसका टर्म है लीगेसी, इसे लीगेसी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ट्रू है, ये जो बोला है ना डेफिनेशन, ये सही बोला है। लीगेसी का मतलब यही होता है, अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन, डोनेशन की तरह ही मिलेगा बट इसको डोनेशन नहीं, इसे बोलते हैं लीगेसी। कोई एनपीओ को मिल जाएगा और ये एक पर्सन के विल के ऊपर होगा, डिजीज्ड पर्सन मतलब जब वो मर जाएंगे तब उनका ये सारा पैसा जो है उस पर्टिकुलर एनपीओ में चला जाएगा जिसका नाम उन्होंने विल पे लिखा हुआ होगा। 17, वेयर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज ए सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई अलग ट्रेडिंग एक्टिविटी है, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें तुम लोग देख सकते हो, हम लोगों ने लास्ट दिन एक स्कूल का क्वेश्चन किया था जहां पर दिखाया था कि जो है टीचर्स ये इन लोगों को स्टोर कंजम्पशंस का दिखाया था, वहां हम लोगों ने प्रॉफिट दिखाया कि स्टोर्स की चीजों को बेच के कितना प्रॉफिट हुआ। तो कुछ हम लोगों ने बेचा, कुछ टीचर स्टूडेंट ने कंजम्पशन किया। और एक इसके पहले का क्वेश्चन था क्रॉकरी वगैरह। ठीक है, क्रॉकरी वगैरह जो है ये लोग बेचते हैं तो इससे प्रॉफिट आया। तो वही बोल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी है, मतलब वो लोग कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट शैल बी ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। बिल्कुल सही बोल रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग का ट्रेड करके, जैसे आज वाला क्वेश्चन ही देख लो ना, चाय बेचना, ठीक है, तो मेला लगाना, तो ये सब क्या है, ट्रेड कर रहे हैं ना, मेला में चीज वीज बिका होगा, उससे पैसा आया तो उसमें लॉस हुआ। और अगर चाय बेच के प्रॉफिट हुआ है तो वो जो है हमें नेट प्रोसीड्स में दिखा दिया है। तो ये देखो हम लोगों ने नेट प्रोसीड्स में दिखाया ना, तो यही बोल रहा है क्या हम लोग इसका ट्रीटमेंट कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अलग से नहीं बनाते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम लोग जो है इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। सही बोला है पॉइंट, ठीक है। Not for profit concern concentrated their efforts to maximize profit earning avenues, false। जो एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, उनको कभी भी इस पे कंसेंट्रेशन नहीं करना होता है, या फिर एफर्ट ऐसा नहीं लगाना होता है कि कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। उनका टास्क होता है कि कैसे लोगों को जो है सेवा, मतलब सर्विस बोल सकते हो, कैसे हम लोग जो पर्पस के लिए बने हैं वो पर्पस कैसे प्रोवाइड करें। इनके साथ प्रॉफिट वर्ड जोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए नाम ही होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का नाम होता है। तो 18 नंबर का हम लोग का आया फॉल्स, ठीक है। 19 नंबर, ऑल द रिसिप्ट्स आर ऑफ रेवेन्यू नेचर इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सारे रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर के होते हैं, बोल रहा है ऐसा थोड़ी होता है। कैपिटल नेचर का भी तो हो सकता है कि हमें टूर्नामेंट फंड मिल गया, या फिर हमें किसी ने फिक्स्ड एसेट दे दिया डोनेशन में, ऐसा थोड़ी है कि रेवेन्यू नेचर का ही जो है हमें रिसिप्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। देयर इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉल्स। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, रिसिप्ट पेमेंट का होता है ओपनिंग कैश बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग कैश बैलेंस। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है, ये भी बता देते हैं। स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू स्टूडेंट आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विल बी डेबिटेड टू, ठीक है, बोल रहा है स्कॉलरशिप मिला है स्टूडेंट को
स्पेसिफिक फंड, एक स्पेसिफिक फंड से स्कॉलरशिप दिया गया है, फंड किसने प्रोवाइड किया था? गवर्नमेंट ने। तो जब ये दिया जा रहा है स्कॉलरशिप, तो ये डेबिटेड टू कहाँ होगा? बोल रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, रिसीट पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, फंड्स ग्रांटेड फॉर स्कॉलरशिप अकाउंट में दिखाएंगे। डेबिट होने का मतलब है कि खर्चे को डेबिट करे, तो स्पेसिफिक फंड से पे करेंगे तो उस फंड से डिडक्ट करके दिखाएंगे ना। जैसे प्राइस फंड से प्राइस का खर्चा डिडक्ट करके हम लोगों ने दिखाया था, क्वेश्चन किया था ना। ये हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे। तो ये डेबिट कहाँ होगा? रिसीट पेमेंट अकाउंट में हम लोग पेमेंट साइड में दिखा सकते हैं कि हम लोगों ने ये फंड से इतना पैसा पे किया है, वो दिखा सकते हैं। लेकिन बोल रहा है डेबिट कहाँ होगा? डेबिट हम लोग का कहाँ पर होगा? फंड ग्रांटेड फॉर स्कॉलरशिप अकाउंट जो है, यहाँ से हम लोग डेबिट करके दिखाएंगे। मतलब ऐसे फंड ग्रांटेड फॉर स्कॉलरशिप अकाउंट जो रहेगा, यहाँ पर बैलेंस शीट, ये रहा बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ से हम लोग लेस करके दिखा देंगे, जितना एक्सपेंसेस जितना हुआ है वो दिखा देंगे, जितना बचा है उसको यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है इन केस ऑफ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर लाइबिलिटी। एसेट से मतलब टोटल एसेट, ये देखो टोटल एसेट मतलब बैलेंस शीट, और यहाँ है लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी ओवर लाइबिलिटीज इज नोन एज, मतलब एक्चुअली बोल रहा है कि टोटल एसेट से अगर हम लोग लाइबिलिटीज को लेस करते हैं, लाइबिलिटी का यहाँ पर मेनली दो पार्ट होता है, एक होता है कैपिटल फंड, ठीक है, और दूसरा होता है आउटसाइडर लाइबिलिटी, जैसे कि कोई लोन लिया गया है, कोई कुछ आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिटर है, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी कहलाता है। एक्चुअली बैलेंस शीट ना हमेशा तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ये तो है, इसका एक किस्सा अलग होता है ना। ये जैसे अगर देखोगे कि हम लोग अगर जो मतलब नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स करते हैं सोल प्रोप्राइटर का, तो ये होता है ओनर का पैसा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा लोगों से लिया गया पैसा, क्योंकि यहाँ पर जो है डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, सब्सक्रिप्शन से पैसा बनता है। तो ये क्या बनेगा? कैपिटल फंड बनेगा। अगर हम लोग टोटल एसेट से लाइबिलिटी को लेस करते, देखो यहाँ टोटल लाइबिलिटी नहीं बोला है, लैंग्वेज लाइबिलिटी बोला है, तो लाइबिलिटी को लेस करते हैं तो जो मिलता है वो होता है कैपिटल फंड, ठीक है। ये लैंग्वेज का ध्यान रखो, यहाँ टोटल लाइबिलिटी नहीं बोला है, नहीं तो टोटल एसेट से टोटल लाइबिलिटी लेस करोगे जीरो मिलेगा बोलोगे, फिर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कैपिटल फंड होगा। जनरल डोनेशन एंड लीगेसीज आर क्रेडिटेड टू, अगर किसी को जनरल डोनेशन मिला है मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं है, और लीगेसी मिलेगा, वो कहाँ क्रेडिट होगा ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस कैपिटल देखो, फंड। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड इनकम एक्सपेंडिचर में होना चाहिए ना, क्योंकि जनरल डोनेशन है। कैपिटल फंड में तब होगा अगर स्पेसिफिक डोनेशन होगा, है ना। तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, जनरल डोनेशन बता दिया है ना, तो इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, डोनेशन तो स्पेसिफिक नहीं है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फोर्थ नंबर में देखो, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड, अभी अभी बोला कि कोई स्पेसिफिक फंड, टूर्नामेंट फंड था, उसका खर्चा हुआ तो उस फंड से माइनस करेंगे, तो इंटरेस्ट मिला है, प्राइज फंड का पैसा प्राइज जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब खर्चा करेंगे, अभी पैसा पड़ा है इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां से इंटरेस्ट आएगा। तो प्राइज, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड जो है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड क्रेडिट, मतलब ये इंटरेस्ट जो आया ना, तो इंटरेस्ट आने से क्या एंट्री होता है? कैश टू इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? कहां पर ऐड करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, ये ना स्किप होके यहाँ आ गया, ये पेमेंट अकाउंट यहाँ पर है। अच्छा, लास्ट कैपिटल फंड है, এটা হবে एडेड टू प्राइस फंड, ये प्राइस फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या रिसीव पेमेंट में दिखाने से गलत होता है? हाँ, गलत इसीलिए होता है, हर एक चीज का जो है अपना अपना ट्रीटमेंट होता है। क्यों ये गलत होगा? ये इनकम तो है, लेकिन अगर मेरा प्राइस फंड स्पेसिफिकली बना हुआ है तो फंड का पैसा फंड में ही दिखाना पड़ेगा। फंड, फंड का पैसा क्या किया हम लोगों ने? इन्वेस्ट कर दिया, तो वो फंड में ही ना ऐड करेंगे। अगर कहीं आज इन्वेस्टमेंट करते हो कोई स्पेसिफिक जगह पे पैसा, ठीक है, तो उससे आया गया इंटरेस्ट उसी में ना ऐड होते जाएगा जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हमारा कोई डायरेक्ट इनकम नहीं, ये प्राइस फंड से इनकम आ रहा है, तो प्राइस फंड का इनकम प्राइस फंड में ऐड होना चाहिए। ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रूल्स है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। एंड लास्ट, स्पेशल एड्स, मतलब जो है स्पेशल एड्स दिया जा रहा है, वो कहाँ, वो कैसे ट्रीट होगा? ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, एडेड टू कैपिटल फंड, बोथ ए एंड सी। तो ये बोथ ए एंड सी होगा, ठीक है। स्पेशल एड्स मिल रहा है तो ये कैपिटल रिसिप्ट भी बन सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी बन सकता है। अभी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम
ऐसे अगर ये बोथ वाला ऑप्शन नहीं रहता ना, तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग ये दोनों ऑप्शन हमारे पास होता ही नहीं, पहला बात है। अब यहाँ पर क्योंकि बोथ ए एंड सी दिया है, तो स्पेशल एड्स जो है ये हम लोग कैपिटल रिसिप्ट भी दिखा सकते हैं, तो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और अगर रेवेन्यू रिसिप्ट दिखाएंगे तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। जैसे मान लो अगर बोलेगा सिर्फ डोनेशन, तो उसका क्या होता है, उसका भी हमें देखना पड़ता है ना। देखो अब इसका भी दो पार्ट हो जाता है कि डोनेशन स्पेसिफिक नहीं बोला है, यहाँ तो मैम ने सिर्फ डोनेशन लिखा है, स्पेसिफिक नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये इनकम एक्सपेंडिचर में ही जाएगा, ठीक है, वो बात तो है। लेकिन मैंने और एक चीज भी लिखवाया था, उसका भी ध्यान दो। डोनेशन का हमें नेचर देखना पड़ेगा कि डोनेशन जो दिया गया है वो हमें कहाँ खर्चने के लिए बोला गया है, रेवेन्यू खर्चे पे करने के लिए या फिर कैपिटल खर्चे पे करने का। अगर इसका डिस्क्रिप्शन हमें दे दिया गया है, तो इन दैट केस अगर रेवेन्यू है तो रेवेन्यू में दिखाएंगे, अगर कैपिटल है तो कैपिटल में दिखाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं स्पेशल एड्स, तो ये हमारा हो सकता है कि कुछ कैपिटल में चला गया, कुछ रेवेन्यू, क्योंकि ये ऑप्शन अराइज कर रहा है, इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन जो है डी सही आंसर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, सिर्फ डोनेशन बता देता है, फिर बोलता है 50% कैपिटलाइज कर दो, 50% जो है इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओ। तो क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे बोथ ए एंड सी। और अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इसमें से कोई एक ही दिया हुआ रहता, तब हम लोग वो वाला ऑप्शन जो है ट्राई करते, ठीक है, वो वाला ऑप्शन जो है टिक करते। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड सी। स्पेशल एड्स जो है वो ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है, ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है, और प्रोवाइडेड की क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में किस तरह से ये स्पेशल एड्स जो है हम लोग रेवेन्यू नेचर पे खर्चा करने वाले या कैपिटल नेचर पे खर्चा करने वाले, क्या हमें 50% कैपिटलाइज 50% जो है रेवेन्यू दिखाने बोला है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बोथ ए एंड सी इसका हमारा सही आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन भी सही से देखना पड़ेगा, तब बता सकते हैं कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो एनपीओ का देखो हम लोगों ने कंप्लीशन पूरा ही कर लिया, एमसीक्यू के साथ शुरू करके सारा चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। एनपीओ हम लोग का यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।